हेलो फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ और आज हम बात करेंगे शिवशंकर मेनन इन्होंने लिखी हुई किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये दूसरा सेशन है इस सीरीज का। पहले सेशन में हमने देखा कि इस किताब में मेनन जी ने 5 केसेस डिस्क्राइब की है और इन 5 केसेस को लेके वो हमको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में इंसाइट्स देते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 1993 बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट विद चाइना। अब इंडिया चाइना बॉर्डर इशू ये काफी पुराना है, लेकिन 1993 में ये जो अग्रीमेंट इंडिया ने चाइना के साथ किया, इसमें हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिमार्केट करना शुरू कर दिए थे चाइना के साथ। लेकिन मेनन कहते हैं कि चाइना कहता है कि ये जो मैकमोहन लाइन है ईस्टर्न सेक्टर में, इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और चाइना का तिबेट इसके बीच में, तो चाइना कहता है कि ये जो लाइन है ये लाइन ब्रिटिश ने ड्रॉ की थी और उसको वो बॉर्डर नहीं मानने को तैयार। लेकिन किताब में मेनन बताते हैं कि यही मैकमोहन लाइन को फॉलो करके चाइना ने म्यांमार के साथ बॉर्डर सेटलमेंट कर लिया है। तो इसका मतलब मैकमोहन लाइन एज अ बॉर्डर ये इंडिया के साथ चाइना को एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन म्यांमार के साथ उसी को एक्सेप्ट करके उन्होंने बॉर्डर सेटलमेंट किया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड चाइना का दिखाता है। दूसरा, मेनन ये कहते हैं कि 1962 में जो इंडिया चाइना के बीच में हुआ, इसको वॉर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑफिशियली न चाइना ने उसको वॉर कहा, न इंडिया ने कभी एक्सेप्ट किया कि ये वॉर था। इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे एक और चीज सामने आती है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड नेगेटिव सरप्राइज। 1962 लीजिए, सोमदोरोंग रिच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लीजिए, डोकलम प्लेटो लीजिए, डेमचोक लीजिए, चुमार सेक्टर लीजिए, या अभी लद्दाख में जो हुआ ये लीजिए। हर बार जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि चाइना ऐसा कुछ करेगा, हमेशा ऐसे ही वक्त चाइना एक्ट करता है। सो ये जो एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन है या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, ये चाइना का एक बेसिक स्ट्रेटेजी माना जा सकता है। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, मेनन कहते हैं कि अगर हम बॉर्डर का सेटलमेंट का जो नेगोशिएशन चल रहे थे इसको अगर फॉलो करें, तो 1993 से लेके इंडिया और चाइना के नेगोशिएशंस रेगुलरली चल रहे थे। लेकिन 2005 से 2008 इसके बीच में चाइना ने बॉर्डर सेटलमेंट पे जो नेगोशिएशन चल रहे थे इनको काफी धीमा कर दिया और बंद ही कर दिया और बॉर्डर पे अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। तो मेनन ये मानते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है, इनके ये थोड़ा लेट ध्यान में आया कि चाइना इंडिया ने अमेरिका के साथ जो 123 एग्रीमेंट साइन किया है उसको रिएक्ट कर रहा है। सो 2005 में मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन्होंने 123 एग्रीमेंट साइन किया। 2008 में NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में इंडिया को एक एग्जेम्पशन मिला, जहां पे नॉन NPT सिग्नेटरी है ना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमने साइन नहीं की है, फिर भी हमको 123 एग्रीमेंट साइन करने को मिला, न्यूक्लियर ट्रेड करने को मिला। तो ये जो एग्जेम्पशन पूरी दुनिया में हमको मिल गया NSG में, ये एग्जेम्पशन चाइना को पसंद नहीं आया। प्लस US के साथ हमारा जो रिलेशन बढ़ता गया, तो ये चाइना को रास नहीं आया और इसीलिए बॉर्डर पे चाइना स्टार्टेड शोइंग मोर एंड मोर अग्रेशन। नेक्स्ट, मेनन कहते हैं कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम इंडिया और चाइना की बॉर्डर में ये है कि देयर इज इनकॉन्ग्रुएंस। जो इंडिया को लगता है कि ये बॉर्डर है और चाइना को लगता है ये बॉर्डर है, तो इसमें इनकॉन्ग्रुएंस है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है कि ऐसा नहीं है कि चाइना जानता है कि अक्साई चीन इंडिया का है और फिर वो उस पर अटैक कर रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि चाइना जेन्युइनली ये बिलीव करता है कि नहीं, बॉर्डर यहां पे होना चाहिए। तो ये जो इनकॉन्ग्रुएंस है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि चाइना किस तरह सोचता है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो मेनन ये मानते हैं कि बॉर्डर इशू सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इस किताब में मेनन ये भी कहते हैं कि ये जो अग्रीमेंट हमने साइन किया 1993 वाला, ये अग्रीमेंट ने बॉर्डर का जो फाइनल सेटलमेंट था उसको डिले कर दिया। यहां पे मेनन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये करते हैं कि दोनों कंट्रीज, ऐसा लगता है कि इंडिया को भी बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है बॉर्डर सॉल्व करने की, इशू सॉल्व करने की, और चाइना को तो बिल्कुल ही नहीं है। तो दोनों कंट्रीज राह देख रहे हैं, टाइम जाने दे रहे हैं, ये सोच के कि आगे चल के नेगोशिएशन में उनको फायदा होगा। लेकिन मेनन जी का ये मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सही हो। एक तो फायदा चाइना को होगा या फिर टाइम इंडिया के साइड में आएगा। तो उनका मानना है कि ये जो बॉर्डर सेटलमेंट है इसको जल्दी से जल्दी इंडिया ने सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि चाइना कितना कोऑपरेट करेगा। बहुत बार हम पीस या शांति बहाल करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स में धीरे धीरे नेगोशिएशन करते हैं, लेकिन मेनन कहते हैं कि कभी कभी ऐसा करने से जो फाइनल सेटलमेंट है वो काफी प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब
कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस किताब में मेनन कहते हैं कि निक्सन्स विजिट टू चाइना 1972। आप अगर जानते हैं कि 1960s 70s ये टाइम ऐसा था जब यूएस में चाइना के अगेंस्ट जो ओपिनियन था वो बहुत स्ट्रांग था, राइट? एंटी चाइना सेंटिमेंट वाज वेरी स्ट्रांग। स्टिल वो टाइम पे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट निक्सन, हु वाज अ हॉकिश, है ना, अग्रेसिव प्रेसिडेंट थे, वो खुद चाइना जाके उन्होंने, बिकॉज यूएस को चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाना, उनके कुछ खुद के एजेंडास थे, तो निक्सन चाइना गए और उन्होंने चाइना के साथ पीस कर लिया, बात कर ली, नेगोशिएशंस कर ले, और उनका जो तिबेट इशू था जो यूएस काफी बार उठा रहा था उसको सेटल कर दिया। अब 1972 के बाद सीआईए और यूएस एजेंसीज भी तिबेट में काम करना बंद कर दिया। तो 1972 के बाद चाइना के लिए बहुत आसान हो गया बॉर्डर पे अग्रेसिव होना और कॉन्फिडेंटली पूरी दुनिया में ये जो खुद का एक्सप्रेशन है, अग्रेशन है, इसको दिखाना। दूसरा, ये किताब में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेनन कहते हैं कि पैकेज डील जो चाइना ने, शो एन लाई जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंडिया आए थे नेहरू जी के टाइम पे, तो उन्होंने एक पैकेज डील दिया था कि अक्साई चीन चाइना को दे दो, अरुणाचल आप रख लो। तो इंडिया ने तब वो रिजेक्ट किया था। तो इस किताब में मेनन कहते हैं कि एक थोड़ा उल्टा सोचने का तरीका है, लेकिन ये काउंटर इंट्यूटिव थॉट जो है कि इसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए था क्या, क्योंकि अक्साई चीन कभी इंडिया के अंडर आया नहीं, राइट? बॉर्डर हम उसको मैप में दिखाते गए, लेकिन कभी अक्साई चीन पे हमने गवर्न किया नहीं। तो इंडियन पार्लियामेंट में नेहरू ने जो स्पीच दिया था उसमें भी नेहरू ने कहा था कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ओवर देयर, वहां पे कुछ उगता नहीं है, तो क्यों इतनी चिंता करनी है उस जमीन की। इवन एक जोक इंटरनेशनल रिलेशंस में बोला जाता है कि इंडिया और चाइना का अक्साई चीन पे जो झगड़ा है उसको कहते हैं कि टू बैल्ड मैन फाइटिंग ओवर अ कोम्ब, है ना। तो जिस जमीन पे कुछ आता नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, तो उस पे झगड़ा कर रहे दोनों देश। तो पैकेज डील इंडिया ने एक्सेप्ट करना चाहिए था क्या, और उसको हमने क्यों रिजेक्ट किया? तो इस पे थोड़ा डिस्कशन मेनन कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग थॉट है कि एक सवाल है कि क्या हमने पैकेज डील एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, क्या उससे बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाता था? अब यहां पे मेनन ये भी कहते हैं कि 1993 एग्रीमेंट में हमने जब एलएसी बॉर्डर डिमार्केशन तो साइड में रह गया, हमने क्या डिमार्केट करना शुरू कर दिया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इससे एक स्टेटस को तैयार हो गया, और अक्साई चीन हमने इनडायरेक्टली पैकेज डील एक्सेप्ट कर ली कि अक्साई चीन चाइना को मिल गया। तो ये एक मेजर शिफ्ट इंडिया की पॉलिसी में 1993 में देखने मिला। इस किताब में मेनन लीडरशिप का रोल भी हाईलाइट करते हैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में। सो पहले जब डेंग शाओपिंग थे, उसके पहले माओ थे, तो माओ जेडोंग जब थे तब तिबेट पॉलिसी और चाइना का बिहेवियर अलग था। डेंग शाओपिंग आए तब चाइना का बिहेवियर अलग था, और आज जब शी जिनपिंग है तो चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव और असर्टिव बन चुका है, बॉर्डर्स पे एक्सपेंशनिस्ट बन चुका है। तो ऐसे जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं यहाँ पे लीडरशिप बहुत मैटर करता है। वही आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो नेहरू जिस तरह फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते थे, इट वॉज पैसिफिस्ट, आइडियलिस्टिक, पैसिफिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद इंदिरा गांधी, then major shift was Narasimha Rao, and then finally we have now our president, prime minister नरेंद्र मोदी। सो लीडरशिप जैसे बदलता है तो कंट्री का नेगोशिएटिंग स्टाइल, गिव एंड टेक का जो एटीट्यूड, और फाइनल कितना एक्सप्रेशन या अग्रेशन दिखाना है, तो ये भी लीडर के नेचर पे डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं अभी जो प्रधानमंत्री है और जो इंडिया ने चाइना को वापस भेजा है, तो इसमें ये लीडरशिप का इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली हमें देखने मिलता है। लास्टली मेनन कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंबैलेंस है, चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाइना ये कोशिश कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग इंबैलेंस है इंडिया और चाइना में, उसको फ्रीज किया जाए, स्टेटस को मेंटेन हो, इंडिया स्ट्रांग ना बने, इंडिया असर्टिव ना हो। लेकिन मेनन ये भी कहते हैं कि इंडिया का जो बिहेवियर है, जो हार्डनिंग स्टैंस है, इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर असर्टिव नाउ। सो वी आर नॉट अग्रेसिव, बट वी आर बिकमिंग मोर असर्टिव। और आज लद्दाख में जो चल रहा है, चाइना वापस जा रहा है, तो आपने देखा कि इंडिया, भले ही आप ये नहीं सोच सकते कि कौन जीतेगा, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम, वॉर नहीं है, लेकिन इंडिया ने चाइना को एक मैसेज तो पक्का दे दिया है कि आपके जो पॉलिटिकल गोल्स है उसको हम बॉर्डर पे आपको अचीव नहीं करने देंगे। इंडिया इतना पावरफुल है कि भले ही वॉर की बात हम ना करें, लेकिन फिर भी हम आपको टेरिटरी लेने नहीं देंगे, और दूसरा आपके जो पॉलिटिकल डिजाइन्स है, जो टारगेट्स है, उसको हम आपको अचीव नहीं करने देंगे, और तीसरी बात, इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट आपको देंगे। तो आज वही हुआ है, चाइना को वापस जाना पड़ा,
ये पॉलिटिकली इंडिया के लिए एक स्कोरिंग पॉइंट, प्लस पॉइंट माना जाएगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाइना अगर इतने आसानी से वापस जाता है तो हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। मे बी उनको जो अचीव करना था वो शायद उन्होंने अचीव कर लिया। उनको अगर ऐसा कुछ होगा कि उनका एक बड़ा लार्जर डिजाइन था जो उनको एक टेस्ट करना था, देखना था कि हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, या उनको जो सीख चाहिए थी मे बी वो उनको मिल गई और वो वापस निकल गए, तो उनका लार्जर डिजाइन क्या है ये अगर हमको नहीं पता चलता है तो ये चाइना का जो रिट्रीवल है, चाइना जो वापस गया है अभी लद्दाख से, तो हमको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है जब तक हमें यह समझ में नहीं आता कि चाइना ने ये किया क्यों था। इसी चीज के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। इसके आगे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि चाइना अपने एडवर्सरीज से, अपने दुश्मनों से, जैसे अमेरिका है, इंडिया है, तो इनसे कैसे डील करता है और किस तरह वो अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू।